We will first discuss classical theory, which is related to the demand for money, which is known most commonly as quantity theory of money and was put forward by Irving Fisher. This is also known as the transactions approach to demand for money. तो सबसे पहले ये वाली थ्योरी आई टू एक्सप्लेन कि डिमांड फॉर मनी क्यों अकर करती है एक इकनॉमी में। फिशर ने ये एक्सप्लेन किया कि एक इकनॉमी में मनी की डिमांड इसलिए होती है क्योंकि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आजकल के वर्ल्ड में किस तरीके से मनी यूज़ किया जाता है कि आपने 100 रुपये दे दिए और आपने कोई चीज़ खरीद ली, तो वो क्या हुआ, मनी इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको कोई फ़ोन परचेज़ करना है तो उसके लिए आपको मनी का यूज़ करना होगा to use it as a medium of exchange and buy that. So money, according to Fisher and other classical economists, is a medium of exchange. अब आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो मेन इसमें जिस्ट याद रखनी है वो ये है कि व्हाट इज़ फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली फिशर की जो ये इक्वेशन है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, MV=PT, ये इसका एंटायर क्रक्स है। इस फिशर की इक्वेशन में या फिशर के क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में 4 मेन वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले आया M इज़ मनी सप्लाई एंड सर्कुलेशन। हमारी कंट्री में कौन मनी सप्लाई प्रोवाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे किसी भी और इकनॉमी का सेंट्रल बैंक करेगा, वैसे ही हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई प्रोवाइड करता है। सो ऑब्वियसली डिमांड फॉर मनी तो तभी होगी जब मनी की सप्लाई कोई कर रहा होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट वेरिएबल है सप्लाई ऑफ मनी, विच इज़ डिनोटेड एज M ओवर हियर। दूसरा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है V, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या होती है, इसको एक ईजी सेंस में समझिए कि मान लीजिए एक इकनॉमी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 रुपीज़ सप्लाई करे। अब उस 100 रुपीज़ को सप्लाई किया और एक बिजनेस फर्म ने उससे ब्रेड्स प्रोड्यूस करी। अब वो ब्रेड्स प्रोड्यूस करने के लिए बिजनेस फर्म्स ने क्या करा, लेबरर्स को हायर किया और उनको वो 100 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिकॉज उन्होंने उनके फर्म में काम किया। तो उसके काम के बदले में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करने के बदले में बिजनेस फर्म्स ने, फर्म के ओनर ने, एंटरप्रेन्योर ने वो 100 रुपीज़ उन लेबरर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उन वर्कर्स ने फर्दर किस चीज़ में उसको स्पेंड करा? मान लीजिए एक ही वर्कर था, बहुत सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी के लिए मानते हैं कि एक ही वर्कर उस फर्म में एंगेज था और उसको वो पूरा का पूरा 100 रुपीज़ मिल गया। अब वो वर्कर गया और उसको परचेज़ करने थे क्लोथ्स, तो उसने 100 रुपीज़ के क्लोथ्स परचेज़ कर लिए। अब वो जो क्लोथ ओनर है उसको मेडिसिन की ज़रूरत थी, तो उसने वो 100 रुपीज़ मेडिसिन में लगा दिए। तो मान लीजिए एक इकनॉमी में, हम बस एग्जाम्पल के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को पता है कि मनी जो है वो इन जनरल इन 3 पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा। जो मनी हम सप्लाई कर रहे हैं जो फिक्स रहेगा एक लॉन्ग पीरियड तक, यानी 100 रुपीज़ वो 3 बार ही यूज़ होगा। पहले फर्म करेगा, फिर वर्कर करेगा, फिर उसके बाद जो क्लॉथ ओनर होगा, कपड़ों की दुकान का जो ओनर होगा वो करेगा। सो हियर इन दिस केस वेलोसिटी इज़ 3, यानी 3 टाइम्स जो एक यूनिट है मनी की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सप्लाई की है वो एक इकनॉमी में सर्कुलेट हो रही है। सो दिस इज़ V, एंड बिकॉज मनी सप्लाई फिक्स्ड है और बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स को एक आइडिया होता है इकनॉमिक अपनी कंट्री की इकनॉमी का, कि एक लेवल पे, एक टाइम पीरियड पे, एक लॉन्ग रन सिचुएशन में, एक साल में उनकी जो मनी सप्लाई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है वो कितने एवरेज नंबर ऑफ टाइम सर्कुलेट होगी, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं उसके हिसाब से। तो ये जो V है ये कांस्टेंट रहता है। अब आता है P इज़ द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकनॉमी। प्राइस लेवल किस चीज़ का? ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज का। लास्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो इसमें है वो है T, जिसको हम बोलते हैं टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स मेड। तो इसका सिंपल मतलब ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, जब कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, सेल एंड परचेज़ जब 2 लोगों के बीच हो रही होती है तो उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ये जो T वैल्यू है ये हुआ आपका ट्रांजैक्शन। क्लासिकल थ्योरी जब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी तो मैंने क्या बताया था, उनका मेन फीचर क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नॉर्मल फीचर, राइट। तो अगर अभी हम क्लासिकल थ्योरी की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ रहे हैं और उनके पर्सपेक्टिव से डिमांड फॉर मनी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि एक इकनॉमी में जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड हैं और उन्हीं रिसोर्सेज पे ट्रांजैक्शंस हो रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो T की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे V एंड T वुड रिमेन कांस्टेंट। अब बचा क्या? बचा मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय अर्विंग फिशर क्या बताता है? वो एक बेसिक सिंपल चीज़ बताता है कि प्राइस लेवल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, अगर मनी सप्लाई कम होगी तो प्राइस लेवल भी कम होगा।
इस इक्वेशन को एम वी इज इक्वल्स टू पी टी को जब रीअरेंज करते हैं ये देखने के लिए कि प्राइस लेवल का क्या रिलेशनशिप है इन तीनों वेरिएबल से, क्या इम्प्लीकेशन होगा अगर इनमें से एक भी वेरिएबल चेंज होता है। और क्योंकि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का सेंट्रल फोकस था मनी सप्लाई एंड प्राइस के रिलेशनशिप पे टू एक्सप्लेन द डिमांड फॉर मनी, यहाँ पे हम मनी सप्लाई जो है उसके चेंजेस को देखेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो जिसमें मनी सप्लाई की वैल्यू फिक्स की है 100, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी जो कांस्टेंट रहता है, मैंने बताया था अभी क्या होता है, वो है 5, ट्रांजैक्शंस यानी कि कितना गुड्स सोल्ड हुए किस अमाउंट से, वो है 500। जब आप P इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन टी की इक्वेशन में इस वैल्यूज़ को लगाते हो तो क्या आता है, प्राइस लेवल निकल के आता है 10। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मनी सप्लाई 1000 से 2000 रुपये हो गया, इट हैज़ डबल्ड। तो डबल होने के बाद जब आप सेम इक्वेशन में वैल्यूज़ को लगाओगे और कैलकुलेशन करोगे तो प्राइस लेवल क्या हो गया, 20। सो 10 से 20 इट हैज़ इंक्रीज बाय, इट हैज़ डबल्ड, राइट। तो 10 से 20 हो गया और मनी सप्लाई भी क्या हुई, 1000 से 2000 हुई, दोनों डबल हुई। तो ये बेसिक जिस्ट है, ये बेसिक क्रक्स है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का कि प्राइस लेवल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई ऑफ मनी। अगर मनी सप्लाई डबल होगा तो एवरेज प्राइस लेवल भी डबल होगा एक इकोनॉमी में। So this was a small video from our UGC Net Economics revision class on macroeconomics. If you are also interested, comment down below interested and we will get in touch with you. All the best.